देखेंगे मध्यकालीन कला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बिहार में। ठीक है, मध्यकालीन कला देखेंगे किस प्रकार से विकास हुआ, इसकी क्या क्या उपलब्धि रही, उसके बारे में मुख्यतः हम लोग जो है सो आज देखने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है, देखेंगे ब्राह्मी शताब्दी के अंत में बिहार पर तुर्कों का अधिकार हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ब्राह्मी शताब्दी के अंत में मतलब क्या होता है, बिहार में मतलब क्या होता है, से तुर्कों का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तुर्क, अफगान और मुगल शासक की विशिष्ट देन स्थापत्य कला के क्षेत्र में रही। ठीक है, मध्यकाल में अगर बात करेंगे तो बिहार पे आप देखेंगे तुर्क कला का भी असर आपको मिला। ठीक है, अफगान, ठीक है, और मुगल। ठीक है, ये सब पे मतलब इस सब का असर आपको देखने को मिलेगा। आपको मतलब क्या होगा, तो आपको बिहार में मध्यकालीन कला के रूप में आपको इनकी असर आपको देखने को मिलेगा। तुर्क काल में सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का मकबरा, यही मैं कंफ्यूज कर रहा था उस दिन। ठीक है, मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का मकबरा की बात करेंगे, आपको बिहार शरीफ में मिलेगा। और ये मकबरा की खूबसूरती क्या है, तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत में इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर पूछेगा तुर्क काल में सबसे महत्वपूर्ण इमारत की बात करेंगे तो बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या फिर मलिक बयां का क्या है, मकबरा है। ठीक है, अफगान शैली का प्रतिनिधित्व। ठीक है, अफगान शैली का प्रतिनिधित्व सासाराम स्थित शेर शाह के मकबरों में देखा जाता होता है। ठीक है, तो शेर शाह के मकबरा की बात करेंगे तो सासाराम में आपको देखने को मिलेगा किस शैली का, तो अफगान शैली का है। ठीक है, ध्यान रखें किस शैली का है, तो अफगान शैली का, मतलब इंडो इस्लामी कहते हैं इसको। अफगान शैली का प्रतिनिधित्व सासाराम स्थित शेर शाह की मकबरों में होता है। शेर शाह का मकबरा भारत में अफगान स्थापत्य का सबसे नमूना है। ठीक है, तो शेर शाह की मकबरा की बात करेंगे, भारत में अफगान स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात करेंगे यही है। इसका निर्माण की बात करेंगे 1335 और 1345 के मध्य हुआ है। कब हुआ है, 1335 से लेके 1535। सॉरी 1535 से लेके 1545 के मध्य हुआ। 1545 में ही शेरशाह सूरी की क्या होती है, मृत्यु होती है। ठीक है, और पूछेगा इस मकबरा का निर्माण करने का श्रेय किसे जाता है, शेरशाह और उसके पुत्र। ठीक है, दोनों को जाता है। शेरशाह की मृत्यु के बाद इस मकबरा पूर्ण तो नहीं हो पाता है, तो इस मकबरा को पूर्ण करने का श्रेय शेरशाह के पुत्र को जाता है, इस्माइल शाह को। ठीक है, आप देखेंगे झील के मध्य ये मकबरा आपको मिलेगा। ठीक है, पूछा जाता है कहाँ पे मिलता है, तो झील के मध्य आपको मिलता है। इसकी आकार कैसी, अष्टकोणीय आकार का मकबरा है। ठीक है, कैसा है ये मकबरा, ये मकबरा के आकार कैसा, अष्टकोणीय है। कैसा है, अष्टकोणीय आकार का ये मकबरा। ठीक है, ऑक्टागोनल। चौकोर चबूतरे पर बना है। ठीक है, किस पे बना हुआ है, चौकोर। ठीक है, चौकोर चबूतरा पे बना हुआ है। ठीक है, और झील के मध्य में है। ठीक है, और कैसा बना, अष्टकोणीय। ठीक है, ऑक्टागोनल क्या बोलते हैं, ऑक्टागोन कह लीजिए। ठीक है, आठ कोण का जो होता है उस प्रकार का ये है। ठीक है, और ये, हाँ, अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला अंतिम और सबसे उदाहरण है। किस कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है, अफगान स्थापत्य कला का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मुगल शैली का मुगल शैली का बिहार में सबसे उदाहरण 1670 में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर द्वारा निर्मित शाह दौलत का मकबरा है। ठीक है, तो अब तीन चार प्रश्न यहाँ पे बन चुके हैं। अगर पूछेगा मुगल शैली का, ठीक है, मुगल शैली का बिहार में सर्वश्रेष्ठ मकबरा, तो बिहार के प्रांतपति या फिर बिहार का गवर्नर कह लीजिए, इब्राहिम खां काकर के द्वारा निर्मित शाह दौलत मनेर पे स्थित मकबरा है। ठीक है, नूरजहां अफगान शैली, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर बात करेंगे अफगान स्थापत्य कला की बात करेंगे तो अष्टकोणीय आकार का जो मकबरा जो है आपको कहाँ पे मिलेगा, आपको ये, ठीक है, सासाराम में मिलेगा, वहां पे है। अगर पूछेगा मलिक इब्राहिम या फिर मलिक मया का मकबरा जो बिहार शरीफ में, ये तुर्क का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तुर्क कला का सबसे उदाहरण है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये शाह दौलत मनेर का जो मकबरा जो है, ठीक है, ये 1617 में आपको बनता है। इस समय शासनकाल किसका होता है, तो अकबर का शासनकाल होगा। किसका शासनकाल होगा, ठीक है, अकबर का ये शासनकाल होता है। ठीक है, अकबर नहीं अकबर का होगा, शासनकाल, जहांगीर सॉरी, होगा। अकबर तो 1605 में मर जाते हैं ना, हाँ 1605 तक ही जहांगीर। ना अकबर। अब जहांगीर का शासनकाल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अकबर का शासनकाल 1605 तक ही रहता है। ठीक है, जहांगीर का शासनकाल होगा। तो इसका निर्माण की बात करेंगे, लाल पत्थर से हुआ। किससे हुआ, लाल पत्थर से इसका निर्माण होता है, और इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का भी आपको प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा विदेशी प्रभाव भी देखेंगे। तो पटना कलेक्टरी, ठीक है, पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेजों पे हॉलैंड की शैली है। ठीक है, डच शैली कह लीजिए। पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च की बात करें, गोथिक शैली। ठीक है, कल की क्लास में मैंने बताया था गोथिक शैली की बात करेंगे तो इसमें मुख्यतः क्या बनते थे, चर्च बनते थे। ठीक है,
इस शैली की बात करेंगे तो ये पुर्तगालियों के द्वारा इस शैली को विकसित किया गया था, ठीक है। इस शैली को पुर्तगाली के द्वारा ही मतलब भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना चर्च है। बांकीपुर चर्च की बात करेंगे तो दोनों को दोनों गोथिक शैली से है। पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज पे कौन सा हॉलैंड की शैली है, ठीक है। शाह दौलत मनेर स्थित जो मकबरा जो है, ठीक है, वह मतलब किसका है, मुगल शैली है, ठीक है। शेर शाह सूरी का मकबरा की बात करेंगे, वो अफगान शैली है। मलिक इब्राहिम भी मलिक बाया की मकबरा की बात करेंगे तो तुर्क शैली का है, ठीक है। तो इस सबको आपको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। शेर शाह सूरी का मकबरा आपको मिलेगा सासापुर में, सासाराम में। कहाँ पे मिलेगा, सासाराम में, ठीक है। बख्तियार खां का मकबरा आपको चैनपुर में है। मखदूम शाह दौलत की समाधि आपको मनेर में है। शिव मंदिर की बात करें बैंकंठपुर में है। हरिश्चंद्र मंदिर की बात करेंगे रोहतासगढ़ में है, ठीक है। और ऊपर से मुझे और भी कुछ रिपीट करना था, एक मिनट। हाँ, ठीक है। पटना कलेक्ट्रेट हॉलैंड शैली, पटना कॉलेज हॉलैंड शैली, पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च, चर्च है दोनों के दोनों गोथिक शैली, ठीक है। और राजभवन, ठीक है, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय सबके सब यूरोपियन शैली से बना हुआ है, ठीक है। पटना संग्रहालय और सुल्तान पैलेस दोनों को दोनों, ठीक है, किस शैली से बना, इंडो इस्लामिक शैली से बना हुआ है। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चलेंगे चित्रकला की विभिन्न शैली, ठीक है। अब हम लोग स्थापत्य कला देख लिए, आर्किटेक्ट देख लिए, अब हम लोग चलेंगे चित्रकला की तरफ, ठीक है। बिहार में चित्रकला के सबसे पहले हम देखें पाल चित्रकला। क्या देखेंगे, ठीक है, पाल चित्रकला शैली हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पाल चित्रकला, बिहार में चित्रकला का विकास का सबसे प्रभाव पाल वंश के शासनकाल में मिलता है। इस युग में पांडुलिपियों के चित्रण के अतिरिक्त दीवारों पर चित्र बनाने के उदाहरण देखे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी चित्रित पांडुलिपियां तारपत्र पर लिखी गई है। इसके सबसे उदाहरण की बात करेंगे, अष्टसहस्रिक, प्रज्ञा परमित और पंचरास दोनों कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के संग्रहालय में सुरक्षित है। मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब पाल काल की चित्रकला है, लेकिन कहाँ पे पहुंच गया, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पहुंच गया। क्या नाम है, अष्टसहस्रिक, ठीक है। प्रज्ञा, क्या लिखा है, प्रज्ञा परमित परमित। और पंच रक्षा, ठीक है। तीनों के तीनों चित्रकला की बात करेंगे, ये सबके सब किससे संबंधित है, पाल चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। और कहाँ पे है ये, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अभी आपको वर्तमान में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पाल युगीन चित्रकला में बुद्ध के जीवन के दृश्यों के अतिरिक्त महायान परंपरा में पूजे जाने वाले विभिन्न देव बौद्ध देवी देवताओं का भी चित्रण होता है, ठीक है। आप जैसे जानते हैं बौद्धिज्म में भी दो सेक्ट थे, महायान हीनयान। तो महायान में बुद्ध की पूजा की जाती थी, ठीक है। तो पाल चित्रकला पे मुख्यतः बौद्धिज्म का आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। बौद्धिज्म में भी कौन सा सेक्ट, तो ध्यान रखिए महायान, ठीक है, किसका, महायान का। इन चित्रों में, ठीक है, ध्यान में, इन चित्रों को बनाने में कलाकारों की दक्षता साफ झलकती है और इन्हें संसार के चित्रित पांडुलिपियों के सुंदरतम उदाहरणों में से एक कहा जाता है, ठीक है। चित्रकला का एक अन्य उदाहरण, ठीक है, भित्ति चित्र के रूप में नालंदा जिला के सराय स्थल से प्रारंभ हो मतलब प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो चित्रकला के एक अन्य उदाहरण की बात करें भित्ति चित्र के रूप में, ठीक है, नालंदा जिला के सराय स्थल से क्या हुआ, प्राप्त होता है। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित एक बड़े चबूतरे के निचले भाग पर कुछ ज्यामितीय आकार, फूलों के आकार, मनुष्य एवं पशुओं का चित्रण किया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो मिला भित्ति चित्र जो मिला, इसमें ज्यामितीय आकार का मतलब ज्योमेट्रिकल शेप का है, ठीक है। उसपे फूलों का आकार भी है, मनुष्य एवं पशुओं का चित्रण भी किया गया है। इसमें हाथी घोड़ा नर्तकी बोधिसत्व और जम्बला प्रमुख है, ठीक है। ध्यान रखिए क्या है, हाथी घोड़ा नर्तकी बोधिसत्व जम्भला की बात करेंगे, ये प्रमुख रूप से इन चित्रों की शैली पर अजंता और बाघ गुफा चित्रों का शैली का प्रभाव भी दृष्टिगोचर है, मतलब दिखने को आपको मिलता है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न जो थे आपके पाल चित्रकला से थे। इससे और क्या क्या इंपॉर्टेंट मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। बिहार में जो पाल चित्रकला का जो विकास हुआ, तो इसमें मुख्य जो चित्र जो बनते थे पांडुलिपियों के चित्रण कहते हैं, दीवारों पर भी चित्र बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चित्र मतलब कुछ ऐसी पांडुलिपि चित्र भी प्राप्त अभी है, उपलब्ध है। जैसे कि बात करें अष्ट सहस्रिक की बात करेंगे, प्रज्ञा परमित की बात करेंगे, पंचरक्षा की बात करेंगे, जो कि भारत में तो नहीं है लेकिन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आपको देखने को मिल सकता है। पाले युगीन चित्रकला में मुख्यतः बुद्ध के जीवन दृश्यों को भी दिखाया गया है। और मुख्यतः महायान परंपरा के जो पूजे जाने वाले बुद्ध के अलावा जो देवी देवता जो थे, वो सबका मतलब चित्रण किया गया है, ठीक है।
साथ में देखेंगे तो एक भित्ति चित्र आपको मिला है नालंदा जिला से। ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित एक बड़े चबूतरे के निचले भाग पर कुछ ज्यामितीय आकार के फूलों के आकार मनुष्य एवं पशुओं का चित्रण भी किया गया है। इसमें हाथी, घोड़ा, नर्तकी, बोधिसत्व, जम्भला प्रमुख है। ठीक है। इन चित्रों की शैली पर अजंता और बाघ गुफाओं के चित्रों की शैली का प्रभाव भी आपको दिखता है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे चित्रकला में पटना कलम, जो कि बीपीएससी में पूछता है कई बार। तो मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है। क्या होता है? मुगल साम्राज्य का क्या होता है? पतन तो नहीं होता, लेकिन पतन की ओर उन्मुख होते हैं। ठीक है। जैसे औरंगजेब जैसे ही आएगा, तो औरंगजेब की बात करेंगे, जैसे ही आएगा तो एक तरह से, ठीक है, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ होता है। लेकिन ड्यूरिंग अंग्रेज पीरियड में ही, ठीक है, कला का पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। क्योंकि औरंगजेब जो था चित्रकला, नृत्य, गाना बजाना, इस सब का मतलब बहुत ही मतलब विरोधी था, इसलिए उसको जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। क्योंकि इस्लाम में भी गाना बजाना ये सब नहीं है। ठीक है। तो उसका मूल रूप से पालन करता था, जैसे उसको जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। तो उसने मतलब जितने भी कलाकार जो भी थे, चित्रकला से थे, गाना बजाना के कार्य करते थे, नृत्य करने वाले थे, ठीक है, संगीत से जुड़े, सबको मतलब क्या किया, अपने दरबार से मतलब क्या करती है, बाहर करती है। उसी क्रम में चित्रकला जो थे, मुगल दरबार में जो चित्रकार वगैरह जो थे, वो भी मतलब बाहर हो गए। और विभिन्न जगहों पे गए तो मुगल चित्रकार जो थे, जो भी थे, ठीक है, या फिर मुगल शैली से प्रभावित चित्रकार जो भी थे, वो स्थानीय लोगों से प्रभावित हुए। ठीक है। या फिर स्थानीय चित्रकार से मिलने के बाद उनके अंतर्गत और मुगल के अंतर्गत एक सब मिश्रण बना। इससे मतलब एक नया शैली का विकास होता है विभिन्न जगहों पे। अब बिहार में भी एक नया शैली आपको देखने को मिलता है। उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग पटना कलम के नाम से जानते हैं। इसमें मुगल चित्रकला का भी असर है और स्थानीय चित्रकला का भी आपको असर देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कोई दरबार में रहने वाले लोग जो रहते हैं, उनके चित्रकला में क्या दिखेगा? उनके चित्रकला में भव्यता दिखेगा, राज दरबार का दृश्य दिखेगा, महल का दृश्य दिखेगा, राजा जो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है वो दिखेगा। मतलब काफी अधिक उनके स्प्लेंड, उसकी चित्रकला में काफी अधिक भव्यता होगी। लेकिन वही चित्रकार जब स्थानीय क्षेत्र में जाएगा, उस तरह का चित्र बनाएगा, तो भाई नहीं संपर्क स्थापित कर पाएगा आम जनमानस से। तो वो चित्रकार जो थे आए स्थानीय क्षेत्र में, और उन्होंने यहाँ पे विभिन्न प्रकार का चित्र बनाया, जैसे कि से मतलब कोई मछुआरा जो है मछली पकड़ रहा है, बाजार में कोई व्यक्ति सामान को बेच रहा है, मतलब इस तरह का चित्र बना जो कि पूरा स्थानीयकरण चित्र का हो गया। तो इस प्रकार से पटना कलम चित्र शैली का मतलब क्या होता है? विकास होता है। ठीक है। क्या होता है? मुगल साम्राज्य के पतन के बाद चित्रकारों को सम्राट का प्रश्रय न मिलने के कारण चित्रकारों का पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा, जहां उन्हें मुगल शासकों जैसा प्रश्रय तो नहीं मिला, किंतु जीवन यापन की सुविधाएं तथा संरक्षण राज्यों की चित्रकला को विकसित एवं प्रोत्साहन करने हेतु अवश्य मिला। 1960 के दशक में पलायित चित्रकला तत्कालीन राजधानी पाटलिपुत्र, आज के पटना, वापस आ गए। ठीक है। मतलब वहां से जो पलायन करके, ठीक है, मुगल दरबार से पलायन करके पटना वापस आए। चित्रकारों ने राजधानी के लोडी, कतरा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा तथा नित्यानंद का कुआं क्षेत्र में कुछ चित्रकारों ने आरा, दानापुर में बसकर इस चित्रकला शैली का प्रादुर्भाव किया। इसे पटना शैली अथवा पटना कलम के नाम से जानते हैं। ये तो तो मुगल चित्रकार ही थे, दरबार में रहे थे, इनके चित्रकला में भावता भी झलकती थी। लेकिन मुख्यतः दिक्कत क्या था ना, कि जब ये बेरोजगार होकर वापस आ गए, तो इनको भाई अपनी जरूरत को पूरा करना ही है। तो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने स्थानीय चित्रकला को मतलब प्रश्रय दिया, और इन्हीं से एक नया चित्रकला शैली विकसित हुआ, जिसको पटना कलम में भी पटना शैली के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे इसमें क्या था, पटना कलम के चित्रकारों को अपनी चित्रकारी हेतु वे साधन तो उपलब्ध ना हो सके जो कि दरबार में था, उतना कहाँ से मिलेगा, जो उन्हें दिल्ली दरबार में सुलभ थे। इसलिए उन्होंने मुगल कालीन सुविधाओं जैसे पशु पक्षियों के बाल तथा पंख, खनिज, रंग, स्वर्ण वर्क तथा हाथी दांत आदि का प्रयोग त्याग कर न केवल साधनों बल्कि चित्र विषयों में भी आमूल परिवर्तन कर दिया। तो दो तरह का परिवर्तन किया। पहले तो इनको बहुत अच्छे साधन मिलते थे, जैसे पशु पक्षी के बाल तथा पंख मिलते थे चित्र बनाने के लिए। चित्र, उसके बाद के खनिज के रंग मिलते थे, स्वर्ण वर्क मिलते थे, हाथी दांत आदि इनको मिलता था, जिनसे मतलब चित्र बनाते थे। उन सबको इन्होंने त्याग दिया, और उनको चित्र बनाने की शैली जो थी, चित्रकला की शैली जो थी, उनमें भी मतलब इन्होंने किया, परिवर्तन किया। ठीक है। अब बात करेंगे, अब पटना कलम शैली स्वतंत्र रूप से पहली ऐसी कला शैली जिसने आम लोगों को उनकी जिंदगी को कैनवास में जगह दी। अब भाई साहब मान लीजिए चित्रकला का शैली जो है, मान लीजिए दरबार में है, तो भाई साहब उसकी भव्यता तो झलकेगी।
मतलब काफी ग्लोरियस दिखेगा दरबार का, लेकिन वही आम जनमानस को ग्लोरियस से क्या लेना देना है। तो यहाँ पे जब ये पटना में जब आए तो इन्होंने आम लोगों के जीवन को कैनवास पे जगह दी, मतलब आम लोगों का जो जीवन जो था उसको मतलब इन्होंने मतलब क्या किया, दर्शाया। ठीक है, जैसे कि एक चित्र में आपको दिखा रहा हूं मैं, हम लोगों ने नोट्स तैयार किया था, उसमें पटना कलम हम लोग बोले थे सबको बनाने के लिए, तो उसमें एक चित्र मेरा नोट्स भी है यहाँ पे, आप लोग इसको, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, ये पटना कलम्स का नोट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट है, आप देखेंगे। 56वीं 59वीं बीपीएससी, 48वीं 52वीं 46वीं सीडीपीओ 2000, 66वीं बीपीएससी, 63वीं बीपीएससी, सब में पटना कलम पूछा है। ठीक है, देखिए पटना कलम में जो चित्र बन देख रहे हैं किस प्रकार से, इसको माइंड मैप बोलते हैं। ठीक है, पटना कलम की चित्रकला की विशेषता है। इस प्रकार का माइंड मैप को भी आप चाहे तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, उसका देखिए एक चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे, और जेब के बाद क्षेत्रीय चित्रकला का विकास किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये आपको दिखाया हुआ कहाँ कहाँ पे विकास हुआ। उसके बाद आप देखेंगे मुगल शैली में समानता क्या था भाई, अंतर क्या था, कंपनी शैली क्षति, मतलब पूरा प्रॉपर वे में इसमें चित्रकला का ही नोट चाहिए, इसमें आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, देख रहे हैं, प्रारंभिक या आम जनजीवन। ठीक है, क्या दिखाता है चित्र में, खेत्र में जोतता किसान, मछली बेचती औरत, लकड़ी काटता बढ़ई, लोहार, सोनार, रंगरेज जो कपड़ा को कलर करता है। ठीक है, देख रहे हैं, मछली बेचने वाली एक महिला का दृश्य यहाँ पे दिखाया गया है। तो क्या है, आम जनमानस का जो भी क्षेत्रीय चित्रकला जो प्रभावित हुए, पटना कलम ही नहीं और भी बहुत सारे थे, सबने आम जनमानस को ही मतलब क्या रखा, केंद्र में रखकर मतलब चित्र बनाए। ठीक है, और इसमें होगा, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये मतलब क्या, भिष्टी है। ठीक है, भिष्टी किसको कहते हैं यार, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, पंछी का चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, ये पंछी का चित्रण किया गया है। ठीक है, ठीक है, इस एग्जाम प्रकार में का इतना नोट्स, बनाने का टाइम नहीं मिलेगा सर। नहीं इतना नहीं मिलेगा, इन्हें बना दिया नोट्स में, दूसरी बात है, एग्जाम में ये सब नहीं हाँ। बनाना है, एग्जाम में आपको बस मैप में दिखा देना है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें तो मैप में दिखा दे इसके लिए चित्र कौन है, ये सब बनाने का मौका एग्जाम में नहीं मिलेगा। आप अपना नोट्स में बना के लिख सकते हैं। ठीक है सर भाई, इस तरह की चीजें थी, ये हम लोग से तो बनेगा भी नहीं, जिंदगी में कभी ना बने हमसे ये। ठीक है, चित्रकला के निर्माण पद्धति क्या थे, तो ये नोट्स में आपको दे दूंगा, आप लोग यहाँ पे रंग का प्रयोग किस प्रकार से करते थे। ठीक है, पूरा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कौन कौन चित्रकार थे। ठीक है, तो सेवक राम है। ठीक है, दुलास दुलास लाख है, महादेव लाल है, माधव लाल है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन सा चित्र बनाया वो भी इतना, मतलब ये प्रॉपर नोट्स है ना, तो इसमें से आप चाहेंगे तो इसमें छांट छाट के भी प्रॉपर रूप से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये इंग्लिश में भी आपका अवेलेबल होगा, मतलब हम जो GS 1 और GS पेपर 2 का जो नोट्स तुम लोग 69 बीपीएससी में तैयार किया था, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल था। 70 में भी जो आपको मिलेगा ना, 70 में भी मिलेगा, वो भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, अब आप लोग जो एग्जाम में लिखते हो पतन का कारण, ठीक है, और उसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके आप लोग लिख देते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पतन के कारण बनाइए, और ये सिंपल माइंड मैप है जो कि आई थिंक सब बना सकता है, नॉट ए बिग डील। इस माइंड मैप पे आप 6 से 7 पॉइंट को इजीली वे में आप दिखा सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो पटना कलम शैली स्वतंत्र रूप से पहली ऐसी कला शैली है जिसमें आम लोगों और उनकी जिंदगियों के कैनवास में मतलब क्या दी, जगह दी। ठीक है, वाटर कलर पर आधारित इस शैली की शुरुआत करीब 1760 के आसपास मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार में हुई। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार के दो कलाकार नौहर और मनोहर ने इनकी शुरुआत की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, किसने शुरुआत की थी। पटना कलम शैली स्वतंत्र रूप से पहली ऐसी कला है जिसने आम लोगों को जिंदगियों के कैनवास पे जगह दी। आप देखेंगे वाटर कलर पे आधारित इस शैली की शुरुआत, ठीक है, 1760 के आसपास मुगल दरबार और ब्रिटिश दरबार में हुई थी। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में दो कलाकार की बात करें, इसका नाम नौहर और मनोहर, क्या नाम था इसका, नौहर और मनोहर ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में उनके शिष्य पटना में आकर इस शैली में कई प्रयोग किए और आम लोगों के जीवन शैली पर भी मतलब क्या बने, कलाकृतियां बनाई। ठीक है, तो नौहर और मनोहर क्या है, चित्रकार है, किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, आप चलेंगे इस शैली का, ध्यान में रखेंगे, इस शैली का तेजी से विकास हुआ, चारों ओर इसकी प्रसिद्धि मतलब क्या होगी, फैल गई। ठीक है,
18वीं शताब्दी के मध्य में चित्रकला के 3 स्कूल थे, ठीक है। मुगल, एंग्लो इंडियन और पहाड़ी, ठीक है। कौन कौन थे? ठीक है, मुगल थे, एंग्लो इंडियन थे और पहाड़ी थे। लेकिन पटना कलब में इन सब के बीच तेजी से जगह बना ली, ठीक है। तो मुगल भी थे, ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखें, मुगल भी थे, ठीक है, इंडियन भी थे और पहाड़ी भी थे। लेकिन पटना कलम में क्या किया, इन सबके बीच में मतलब क्या किया, तेजी से जगह बना ली। पटना शैली के बाद इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पटना शैली बाद में इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से भी जानी जाती है, ये भी इसका दूसरा नाम है, ध्यान रखें, इंडो ब्रिटिश शैली के नाम से भी जानी जाती है। सामान्यतः इस शैली में चित्रकारों ने व्यक्ति विशेष, पर्व त्योहार, उत्सव तथा जीव जंतुओं का महत्व दिया। क्या चीज का महत्व दिया गया? व्यक्ति विशेष का महत्व दिया गया, पर्व त्योहार का महत्व दिया गया, उत्सव का महत्व दिया गया, जीव जंतुओं का महत्व दिया गया। मतलब उन सारे ही चीज को मतलब प्रश्रय दिया गया जो कि आम जनमानस से जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे देखिए चित्रकला से संबंधित तथ्य क्या क्या होता है। पाल चित्रकला में देखेंगे, पांडुलिपि चित्रण था, दीवार पर चित्र, अष्टसाहसिक और पंचरक्षा पांडु चित्रलिपि, बुद्ध के जीवन के लघु चित्र, तांत्रिक प्रभाव, इस सबके सब आपको किन से संबंधित है? तो पाल चित्रकला से संबंधित है। पटना चित्रकला में क्या था? तो मुगल और ब्रिटिश प्रभाव आपको देखने को मिलता है। कागज और हाथी दांत पर लघु चित्र, दैनिक जीवन के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। प्रमुख चित्रकार का नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। गुरसहाय लाल, झुम्मक लाल, शिव लाल, ठीक है, लाल चंद, कन्हैया लाल, ठीक है, लाल लाल वाला जितना होंगे ना सबके सब पटना चित्रकला से संबंधित होंगे, ठीक है। गोपाल लाल, सोना कुमारी, भैरव जी, सबके सब किन से है? पटना चित्रकला से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला में भित्ति चित्र तथा अरिपन, ठीक है, लोक कला, ठीक है, स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर पूछा जाए किस चित्रकला में स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है, तो मधुबनी चित्रकला में आपको स्त्रियों की प्रमुख भूमिका आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो भित्ति चित्र तथा अरिपन, लोक कला, स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका, दीवार, कपड़े तथा कागज पर चित्रकारी, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, ये सबके सब कहाँ पे हुआ? ये सबके सब मधुबनी चित्रकला में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे मधुबनी चित्रकला में और क्या था। इस शैली में ब्रश से ही तस्वीर बनाने और, ठीक है, एक इस सब का नाम याद है आप लोग को? मतलब याद हो गया नहीं, लाल वाला, इसे नाम पूछा जाता है पटना कलम से। पटना कलम में, ठीक है, नाम पूछा जाता है शिवलाल, लालचंद, कन्हैया लाल, भैरव जी, सोना कुमारी, गोपाल लाल, ये सबके सब पटना चित्रकला से है, ठीक है। मधुबनी चित्रकला में मुख्यतः किसकी भूमिका होगी? तो महिलाओं की भूमिका होगी, ठीक है। अब आते चैप्टर पे, ठीक है। इस शैली में ब्रश से ही मतलब तस्वीर बनाने और रंगने का काम किया जाता था, ध्यान में रखिएगा। अधिकांशतः गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्का पीला और गहरे नीले रंगों का प्रयोग किया जाता था। अब पटना कलम के प्रमुख चित्रकारों में पहला चित्रकार जो था, सबसे पहले सेवक राम का नाम आता है, ठीक है। तो पटना कलम के महत्वपूर्ण चित्रकारों में पहला नाम जो है सेवक राम का है, जो कि 1770 से लेकर 1830 का है। इस शैली के अन्य चित्रकारों में हुलास लाल, जयराम दास, शिव दयालाल आदि प्रमुख है, ठीक है। लेकिन सेवक राम का नाम ध्यान में रखेगा, पटना कलम के सबसे प्रमुख चित्रकार, सबसे पहले चित्रकार थे। इस शैली में पटना कलम में जो ज्यादातर चित्रकार जो पुरुष मिलेंगे, क्योंकि इस शैली के अधिकांश चित्रकार पुरुष है, इसलिए इसे पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है। तो यह भी पूछा जा सकता है, ब्रिटिश शैली, पटना कलम शैली, ठीक है, पुरुषों की चित्र शैली भी इसको कहा जाता है। मुगलोत्तर काल में पटना शैली में हाथी दांत की चित्रकारी फली फूली काफी विख्यात हुई, ठीक है। लाल चंद्र और गोपाल चंद्र इसके दो प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्हें बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने अपने यहाँ जगह दी थी। तो पटना कलम के दो चित्रकार थे, लाल चंद्र और गोपाल चंद्र। इनको बनारस के राजा ने, ठीक है, अपने यहाँ मतलब क्या किया था, जगह दिया था। इनका नाम था ईश्वरी नारायण सिंह, ठीक है। तो क्या नाम था इनका? लाल चंद्र और गोपाल चंद्र। ब्रिटिश काल के अंत में ये शैली भी लगभग अंत के करीब पहुंच गए। श्यामलाल नंद और, ठीक है, राधा मोहन प्रसाद इस शैली के चित्रकार थे, ठीक है। ब्रिटिश काल के अंत होते होते ये शैली भी लगभग अंत के करीब पहुंच गई और श्यामलाल नंद और राधा मोहन प्रसाद जो थे इसी शैली के मतलब चित्रकार थे। राधा मोहन प्रसाद का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने पटना आर्ट कॉलेज की नींव रखी थी, ठीक है। तो पटना आर्ट कॉलेज की नींव किसने रखी थी, क्या बताएंगे? पटना आर्ट कॉलेज की नींव, नाम इंपॉर्टेंट, रिपीट कीजिए। राधा मोहन दास। ठीक है, ध्यान रखिए, राधा मोहन प्रसाद, ठीक है, जो कई दशकों से देश का कला गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। ईश्वरी प्रसाद वर्मा भारत में पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार थे। नाम नोट कीजिए, ईश्वरी प्रसाद वर्मा की बात करेंगे तो भारत में पटना कलम शैली के क्या थे? अंतिम चित्रकार थे। पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार
ईश्वरी प्रसाद वर्मा। अच्छा। ठीक है। और पहला चित्रकार पहला सेवक राम। सेवक सेवक राम। राम। ठीक है। सेवक राम पहला चित्रकार थे। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जो थे आखिरी चित्रकार थे। और इनका निधन जो था 1949 में हो गया। ठीक है। तो 1949 में ईश्वरी प्रसाद जी का देहांत हो गया और उनके साथ ही पटना कलम शैली भी खत्म हो गई। उनकी 50 से ज्यादा कलाकृतियां पटना आर्ट ऑफ कॉलेज में देखी जा सकती हैं। पटना कला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र महादेव लाल द्वारा निर्मित गंधारी का चित्र है। ठीक है। गंधारी का चित्र जो है पटना चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण किसके द्वारा बनाया गया है? महादेव लाल दो के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? महादेव लाल के द्वारा बनाया गया गंधारी का चित्र। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे माधव लाल द्वारा निर्मित रागिनी तोरी पर आधारित चित्र। माधव लाल के द्वारा रागिनी तोरी पर आधारित चित्र की बात करेंगे, माधव लाल के द्वारा बनाई गई है। शिवलाल द्वारा निर्मित रागिनी तोरी पर आधारित चित्र भी है। ठीक है। तो माधव लाल भी ने भी बनाया है इस पे और शिवलाल जी ने भी बनाया। ठीक है। यमुना प्रसाद द्वारा चित्र बेगमों की शराबखोरी का चित्र। ठीक है। बेगमों की शराबखोरी किसने बनाया? यमुना प्रसाद जी के द्वारा बनाया गया। ठीक है। तो इस सबको क्या कीजिएगा, नोट्स में लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है। शिवलाल के द्वारा निर्मित है रागिनी तोरी। रागिनी तोरी पर आधारित चित्र। ठीक है। यमुना प्रसाद जी ने बनाया बेगमों की शराबखोरी। गंधारी का चित्र किसने बनाया? महादेव लाल के द्वारा बना हुआ गंधारी का चित्र। ये सब आपका क्या है, महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मधुबनी चित्रकला हम लोग देखेंगे। ठीक है। और मधुबनी चित्रकला में मुख्यतः महिलाओं की भूमिका होगी। ठीक है। पटना चित्रकला में मुख्यतः पुरुषों की भूमिका देखने को आपको मिलती है। ठीक है। चलिए।